हेलो एवरीवन। मैं सात्विक खरे आज आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जो कि हमारे भारत में सबसे पहली क्रांति के बारे में बताता है। क्या कभी आपने सोचा है कैसे एक बंदूक की छोटी सी गोली से पूरे देश में एक आज़ादी की लहर फैल जाती है। हर किसी के मन में एक इच्छा पैदा हो जाती है कि अब इन फिरंगियों से हमें छुटकारा मिल सकता है। क्या कभी आपने सोचा है उस बंदूक की चिंगारी से इतनी बड़ी आग फैलती है कि पूरे देश में पूरे पूरे भारत देश में हर घर से लेकर हर गली में एक क्रांति की आग को पैदा कर देता है। तो आज चलते हैं, हम अपने भारत में 1857 के रेवोल्यूशन को जानने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से रिवॉल्ट से पूरे देश में आज़ादी की हिम्मत बढ़ जाती है और लोग अपनी आज़ादी के मांगने के लिए ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस रिवॉल्ट को जानने से पहले हमें कई टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी, जैसे कि ये रिवॉल्ट कैसे होता है, क्या चलती हैं चीज़ें, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। बट उसके पहले मैं आपसे इमेजिन करने कहूँगा कि आप भी इस क्रांति की भावना को समझ पाएं और ये जो क्रांति की आवाज़ है, ये इंडिपेंडेंस की जो आवाज़ है जो उन्होंने 1857 में फील करी, वो हमें भी आज फील करना है। आज हम वहीं पे जाके अपने आप को रख के देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है ऐसा भारत में कि लोगों ने अपने अपने आप को त्याग के, अपने आप को फांसी पे चढ़ा के आज़ादी के लिए लड़ाई करना शुरू किया था। चलते हैं हम अपने भारत के 1857 ईयर, जहां पर हम देखेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। इसको जानने से पहले मैं आपको कई बातें बताऊं। लगभग 100 साल हो गए थे ब्रिटिशर्स को भारत में राज करते हुए। ब्रिटिशर्स ने इन 100 सालों में धीरे धीरे करके लोगों के मन को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया था कि जो हमारे भारत में संस्कृति कल्चर चल रहा था, सब पे लोगों के ऊपर ब्रिटिशर्स हावी हो गए थे। आपको ये जान के बहुत बुरा लगेगा कि जहाँ पे हर चीज को लेके आपको ब्रिटिशर्स के अंदर दबना पड़ रहा था। ब्रिटिशर्स आपकी हर इच्छाएं, आपकी हर इंडिपेंडेंस के ऊपर अपना एक टैग बना के रखे थे कि आपको जो भी करना है ब्रिटिशर से पूछ के करेंगे। और आपको ये सोच के आश्चर्य लगेगा ना कि कैसे कोई दूसरे देश का व्यक्ति आके मेरे ऊपर राज कर रहा है। जैसे आपके घर में भी कोई रहता है और मैं आपके घर पे आके बोलूं कि भाई आज से ये घर मेरा है, ये टीवी यहां से यहां लगा दो, आज से यहां पे इस कमरे में आपकी एंट्री बंद है। आप मुझे 1 दिन 2 दिन 3 दिन सह लोगे, चौथे दिन आप क्या करोगे? कहोगे भैया वापस जाओ अपने घर पे। यही कंडीशन आ गई थी भारत में, जब लोग 100 साल से सहते इतना ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान हो गए थे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि उनको आखिरी में आके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत को इकट्ठा करना पड़ा। और यह हिम्मत हमें 1857 के रिवॉल्ट में देखने मिलती है। इस हिम्मत को समझने से पहले हमें उन 100 साल को जानने की आवश्यकता है, उन 100 साल की पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से देखने की आवश्यकता है, अलग अलग डायमेंशन समझने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा चल रहा था उस समय में कि लोगों के मन में एक गुस्सा की भावना, एक क्रोध की भावना डेवलप हो गई। आगे चल के देखते हैं क्या होता है भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, ये भारत की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कई ऑथर्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहली बार भारत के लोगों ने अपने लिए खड़े होने की शुरुआत करी। यहां से ब्रिटिशर समझ गए थे कि अब उनकी यहां पे गाड़ी आगे टिकने वाली नहीं है। अब वो अपनी पॉलिसीज धीरे धीरे एक्सप्लॉयटेशन से हट के लोगों को कंट्रोल करने में भी यूज करने लगे। तो यहां से हमें एक पहले रेबेलियन समझ में आता है, जहां पे लोगों ने विद्रोह किया। आगे चल के देखते हैं क्या होता है इस विद्रोह में। आपको इस विद्रोह को समझने से पहले भारत की कंडीशन समझना पड़ेगा। 1857 के लगभग ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अपना के रखी थी कि वो हर जगह जाके राजाओं के किंगडम को एनेक्स कर रहे थे। क्या? अपने विस्तार को बढ़ा रहे थे, हर जगह जाके अपना ब्रिटिशर्स का झंडा लगा रहे थे। धीरे धीरे करके राजाओं ने उनके पॉलिसीज को यूज करना शुरू किया, पॉलिसी को साइन करना शुरू किया। एक मजबूरी भी होती है राजा की जब उनको साइन करना पड़ जाता है। आपने कई पिक्चरें देखी होंगी, कई मूवीज देखी होंगी जहां पता चलता होगा कि मजबूरन राजा को ब्रिटिशर्स के अंदर आना पड़ रहा था। यही कई कंडीशंस थी जिस कारण से जो हमारे लोकल राजा थे, जो लोकल राजा रह रहे थे, नवाब थे, अलग अलग ऑफिसर्स थे, वो ब्रिटिशर्स के अंदर आते गए। ये क्या होता है, कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम इस पूरे चैप्टर में कई अलग अलग जगह की बात करेंगे, जैसे मीरठ की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, कानपुर की बात करेंगे, झांसी की बात करेंगे, लखनऊ, और हम बैरकपुर की बात करेंगे जहां पे मंगल पांडे की कहानी पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको एक भारत का बाहर से हिस्सा बताने की कोशिश करता हूं और धीरे धीरे करके हम इन कारणों के पीछे जाएंगे कि क्या ऐसे कारण थे जिस कारण से लोगों को इतना मजबूर होना पड़ गया कि उन्होंने अपने जीवन त्याग करके अपनी आजादी की लड़ाई में अपने आप को अपनी आहुति देने के लिए तैयार हो गए। चलिए चलते हैं। कई और कारण हमें समझ में आते हैं। कुछ राजनीतिक कारण थे, पॉलिटिकल रीजंस थे, जिन कारण से लोगों के मन में ये गुस्सा पैदा हो रहा था। अब आप एक पल को इमेजिन करिए, मैं आपके घर आता हूं,
मैं आपके घर पे आके आपके ऊपर राज करने लगता हूं, तो आप कहेंगे कॉलोनियलिस्ट गवर्नमेंट आ गई है, भाई कॉलोनियल गवर्नमेंट है ये। मैं आपके घर पे आके राज कर रहा हूं और आपसे धीरे धीरे करके आपकी डेली लाइफ को चेंज करने के लिए आपको प्रेशर कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल समझ के देखिए, जैसे मैं आपके घर पे आया और मैंने आपसे कहा कि आज से आपको खाना रात में 11 बजे होगा, तो आपने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन आप सहन करोगे। 11वें दिन आपसे क्या गुस्सा नहीं आएगा मेरे ऊपर? आप कहोगे भाई तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले कि मैं कितने बजे खाना खाऊं। सेम कंडीशन यहां चल रही थी। धीरे धीरे करके इन कारणों को समझेंगे, क्या ऐसी हरकतें, क्या ऐसे कारण, क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज ब्रिटिशर्स कर रहे थे जो लोकल लोगों को, राजाओं को, छोटे छोटे किसानों को, छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान कर रहे थे। चलिए चल के देखते हैं। पॉलिटिकल रीजन समझेंगे, इकोनॉमिकल रीजन समझेंगे। मैं आपके घर पे आके आर्थिक व्यवस्था पे आपके कमेंट करने लगूं कि भाई आपको ये अमेजोन से नहीं मंगाना है, आपको ये फ्लिपकार्ट से नहीं मंगाना है, भैया आपको दुकान से खरीद के आना है और मैं भी चलूंगा साथ में आपके। आपको गुस्सा आएगी ना, आपको ये लगेगा ना कि भाई तुम कौन होते हो मेरे ऊपर, मेरे डिसीजंस के ऊपर बोलने वाले, कौन होते हो मेरे इकोनॉमिकल फाइनेंशियल एडवाइस देने वाले। यहां से इकोनॉमिकल रीजन भी समझेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कैसे भारत की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, कैसे भारत के रिसोर्सेज का निचोड़ना शुरू किया, जिस कारण से राजाओं से लेकर किसान तक परेशान हो रहा था। फिर हम देखेंगे मिलिट्री रीजंस। मिलिट्री रीजंस हम जानेंगे, जो राजा की सेना होती थी उस सेना में कैसे ब्रिटिशर्स अपना रोल प्ले कर रहे थे। राजा की इच्छा है मैं इस किंगडम के अगेंस्ट फाइट करूं, बट वो नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ब्रिटिशर्स की परमिशन नहीं है। कोई दूसरा किंगडम राजा के पास आके अपनी लड़ाई कर रहा है, बट राजा को ब्रिटिश के पहले एग्रीमेंट पे साइन करवाना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स के जाके पूछना पड़ेगा क्या सर हम फाइट करने तैयार हैं, क्या हम डिफेंड करें। तो ये सब चीजें मिलिट्री रीजंस में भी आती हैं। और मिलिट्री रीजंस में भी आप जब जूम इन करेंगे, आप जब सेना को देखेंगे तो मिलिट्री में कौन होते हैं? सेना ही तो होती है ना। खूब सारे सेना जब आपस में मिलती तो उनके अंदर भी समस्याएं चल रही थी, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, उनको एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था। इन सब कहानी के बारे में हम जानेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा सोशल रीजंस पे, जहां पे आप देखेंगे क्या क्या समाज में ऐसी कुनीतियां थी जो परेशान कर रही थी, जहां पे ब्रिटिशर्स ने देखा कि इसको हमें ठीक करना है, पर वो एकदम से चेंज हो गए। हम देखेंगे कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे सोशल कंडीशंस को अफेक्ट किया। लोगों की भावना, जो लोग की भावना होती है वो आसपास के समाज से बनी होती है। आप और हम एक समाज में रहते हैं, आपको हर एक छोटी छोटी चीज अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, आज अगर आप कहीं पे ट्रैवल करने जा रहे हैं, आप किसी दूसरे लोग से बात करें, तो आपको पता होगा कि मेरा कल्चर एक स्पेशल होता है। आप अपने कल्चर के बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं, अपने इंडिपेंडेंस को फील करना चाहते हैं। क्या क्या ऐसे समाज में परेशानियां ब्रिटिशर्स के द्वारा आ रही थी, जहां पे लोग अपनी सोशल कंडीशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, हम ये देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इश्यूज आ रहे थे, कहां कहां पे अगर आपको जज के पास जाना पड़ रहा है तो जज ही बायस्ड है। आपने देखा है ना, न्याय की मूर्ति के ऊपर पट्टी लगी रहती है और कहा जाता है कि न्याय में जो जज बनता है उसको अनबायस्ड होना चाहिए, उसको किसी भी पुराने सेकंड थॉट को लेके जजमेंट नहीं देनी चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ही जज बने हुए थे। तो ये ब्रिटिशर्स किसका फेवर करते? क्या इंडियंस का फेवर करते? बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ रहे थे क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट में बन चुके थे। एक पल को सोच के रखिए, आपकी पूरी बॉडी है, ये हमारा भारत देश है। अब इस देश में एक ब्रिटिशर्स का पॉइजन अगर इंजेक्ट हो जाता है, धीरे धीरे करके वो पूरे आपके ब्लड से लेके आपके माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और आपकी धीरे धीरे करके बॉडी एक एक्टिव मूड से एक दूसरे रूप की चली जाती है, जहां पे आपको परेशानी होने लगती है। सेम पॉइजन ब्रिटिशर्स हमारे लिए थे, वो अंदर घुस के हमारे पूरे सिस्टम को चेंज कर रहे थे और उस सिस्टम में अपना फायदा देख रहे थे। आगे हम देखेंगे रिलीजियस कारण। भारत में और हर व्यक्ति में, हर पूरी दुनिया के आप देशों में देख के आएंगे, एक चीज कॉमन होती है, धर्म। धर्म मतलब क्या? इंसान अपनी भावनाएं एक ऑलमाइटी एनर्जी से जोड़ता है। वो कोई भी कल्चर हो सकता है, कोई भगवान हो सकते हैं, कोई भी रीति हो सकती है, कोई पूजा हो सकती है। अब अगर वो उसका सबसे बेस्ट चीज है और उसमें जाके कोई कमेंट करे, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि भैया आपकी ये भावना गलत है, आपको बुरा लगेगा ना। सेम कंडीशन रिलीजन के साथ भी हो रही थी। ब्रिटिशर्स ने कई ऐसी चीजें लेके आई थी, कई ऐसी पॉलिसीज लेके आई थी, कई ऐसे लॉ लेके आए थे और कई ऐसी एक्टिविटीज करते थे जिस कारण से लोगों के अंदर की जो भावनाएं थी उस पर ठेस पहुंच रहा था। तो आज हम इस पैट्रियोटिक स्पिरिट के साथ इस टॉपिक को देखेंगे कि, और मैं आपसे इमेजिन करने कहूंगा कि आप भी उस टाइम पे 1857 के रेवोल्यूशन के टाइम पे जाके देखें कि आपको क्या क्या समस्याएं होती। उस टाइम के लोगों की एनर्जी के बारे में सोचिए कि भाई इतना लोग परेशान क्यों हो गए थे, क्या ऐसा रीजन था कि लोगों ने अपने आप के इतना एग्रेसिव बना लिया था कि ब्रिटिशर्स को मारने तक तैयार हो गए। तो आपको पता है हर व्यक्ति इस इवेंट में ब्रिटिशर्स को, जहां कोई गोरा बंदा दिखता है उसको पीछे मारने पड़े जाते थे।
क्या ऐसे रीजन पड़ता था, कैसा फ्रस्ट्रेशन हो गया था कि हर किसी के मन में गुस्से की भावना आ गई थी। चलिए इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करते हुए एक भावनात्मक संबंध को जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक पॉलिटिकल अप्रोच से देखेंगे क्या क्या राजाओं को दिक्कत चल रही थी। अभी आप और हम एक राजाओं के दृष्टिकोण से देखेंगे कि राजा कहां कहां बंध गए थे, कहां कहां राजाओं के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। आपको याद होगा कई मूवियों में आपने लगान पिक्चर देखी होगी। लगान पिक्चर में जो राजा होता है और जब लोग गांव के लोग उनके पास आते हैं कहने कि भाई राजा जी हमारा रेवेन्यू कम कर दीजिए, हमारा जो लगान है उसको कम कर दीजिए क्योंकि 2 साल से बरसात नहीं हुई है। बट राजा क्या कहता है, मैं इन फिरंगियों की कठपुतली हूं, मेरे पास में अधिकार नहीं है, मैं बस उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं बट मैं आपको आदेश नहीं दे सकता। तो हमारे राजा जो अपन से जुड़े रहते हैं, क्या होता है जैसे एक आप एग्जाम्पल लेके चले, आपके एरिया में एक एमएलए होगा, एक पार्षद होगा, एक वार्ड मेंबर होगा, आप उससे पर्सनली जुड़े रहते हो। क्यों जुड़े रहते हो? आपको लगता है कि बंदा हमारे भावनाओं को समझता है, वो हमारे इमोशंस को समझता है, तो आप उससे एक इमोशनल कनेक्ट जोड़ लेते हो। जैसे एक हमारे मोदी हैं, तो हम सभी मोदी की आइडियोलॉजी को जानते हैं, हम कोई भी नेता की आइडियोलॉजी को जानते हैं कि भैया वो हमारे पीएम है। कोई भी व्यक्ति होता है अपने राजा से एक आइडियोलॉजिकल मैच करता है, उस राजा की आइडियोलॉजी के साथ चलता है। तो एक कह सकते हो एक आंतरिक संबंध जुड़ जाता है राजा और प्रजा के बीच में। वैसा ही संबंध हर राजा का और प्रजा का होता था। प्रजा उनको बहुत प्रेस करती थी, अप्रेजल देती थी और हर रूप से उनको अच्छा कहती थी। बट क्या अगर आपके राजा को कोई परेशान करेगा तो क्या आपको बुरा लगेगा? ना, जिसको आप अपना आइडियल मान रहे हो, जिसको आप अपना शुभ चिंतक मान रहे हो, वो परेशान होता है और वो कहता है कि मैं भैया मैं भी परेशान चल रहा हूँ, तो आपको भी लगेगा ना कि मेरे राजा भी परेशान है तो हम इन फिरंगियों के अगेंस्ट जाए। तो यहां से हमें कई भावनात्मक संबंध समझ में आते हैं जो कि उस टाइम पे लोगों के अंदर चल रहे थे। लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकली राजाओं से अपेक्षा रखते हैं कि राजा आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो, आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो। तो राजा भी मजबूर था, तो राजा भी क्या कर रहा था कि राजा कह रहा था भाई मैं भी परेशान हूं इन फिरंगियों से। तो यहां से हमें एक राजा के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। चलिए हम देखते हैं कि राजा क्यों परेशान थे। ब्रिटिशर्स ने राजाओं को उनके अंडर करने के लिए कई सारी पॉलिसीज लेके आए थे। अब देखिए ब्रिटिशर्स की क्या इच्छा थी कि हम ज्यादा से ज्यादा भारत को अपने अंडर कंट्रोल कर पाए। अब ये इच्छा क्यों होती थी? एक लालच की इच्छा। जैसे मैं आपके घर पे आता हूं, आपने मुझे एक कमरा ही दिया कि भैया आपको केवल इस कमरे में रहना, ये हमारा गेस्ट रूम है, फिर इसके बाद में आपका जब काम हो जाए वापस चले आना, आपका जब ट्रेडिंग हो जाए तो वापस चले आना। ये सोच के मैंने आपको एक कमरा दिया। धीरे धीरे करके मैं आपके दूसरे कमरे में अपना सामान रखने लगा, तीसरे कमरे में सामान रखने लगा, चौथे कमरे में सामान लगा, मैंने यहाँ पे किचन तक में अपना सामान रखना शुरू कर दिया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि भाई मैंने तुम्हें पूरा घर नहीं दिया था, तो मेरे पूरे घर को यूज कैसे कर रहे हो। उस टाइम पे मैं एग्रेसिव हो जाऊं और आपको दबा दूं, तो आपको कैसा लगेगा? आप परेशान हो जाओगे ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको लगेगा भगाओ इसको, जल्दी भगाओ भगाओ, हम तो परेशान हो गए इसको रख के। सेम कंडीशन भारत के लोगों के साथ चल रही थी। वो आए थे एज अ ट्रेडर और यहाँ पे अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसी करने लगे। हर जगह जा जाके वहां पे नए नए किंगडम्स में जाके वहां के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करने लगे। अभी तक क्या सिनेरियो चल रहा था? भारत में जितने राजा आए, इसके पहले ब्रिटिशर्स के पहले राजा आते थे, चाहे मुगल्स को आप देखिए, चाहे मेडिवल हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको पता चलेगा राजा ने कभी भी अपने रिसोर्सेज को बाहर ले जाके यूज नहीं किया। मतलब जो भी उन्होंने यूज किया विद इन इंडिया किया। उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज इंडिया में ही उपयोग करे। बट भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो उल्टा काम कर रही थी, भारत के रिसोर्स को यूरोप में जाके सेल कर रही थी क्योंकि उनका पूरा मार्केट यूरोप में था। दूसरा पॉइंट, वहां पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था वो भी बहुत प्रोमिनेंट रीजन बनता है कि भाई ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो रॉ मटेरियल जो रिसोर्सेज थे भारत के एक्सप्लॉइट करके वहां लेके गए। ये सब कारण से वो चाह रहे थे कि हम जितने ज्यादा भारत को कवर कर लें उतने ज्यादा हमारे पास में रिसोर्सेज आ पाएंगे। जैसे अगर आप नॉर्थ में देखोगे गंगा यमुना दोआब के पास में बहुत फर्टाइल प्लेन होता है, बहुत अच्छा प्लेन रहता है। वहां पे उन्हें पता था कि भाई यहाँ पे हम प्लांटेशन कर सकते हैं इंडिगो का, यहाँ से हम यहाँ से इंडिगो निकाल सकते, नील निकाल सकते हैं। तो उन्होंने उसका बेस्ट यूज करने की कोशिश करी और उस पूरे एरिया को कवर करने के लिए अपनी कोई ना कोई नीति ले आके वहां पे उस किंगडम को एनेक्स करने की पॉलिसी अपने, एनेक्स मतलब क्या, उसको अपने अंदर करने की कोशिश करी। देखते हैं राजाओं के साथ में राजाओं को दो पॉलिसी दी गई, एक थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी और एक थी सब्सिडी अलायंस। इन पॉलिसीज को समझेंगे। पॉलिसी मतलब एक नीति टाइप की लेके आए थे ब्रिटिशर्स, जिसमें राजा को लगता था कि हमें प्रोटेक्शन देंगे, बट वो उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत कहा गया था जो कोई किंगडम में ब्रिटिश के अंडर में आता है, अंडर मतलब क्या, जहां पे ब्रिटिशर्स का सपोर्ट ले रहे हैं। एक्चुअली क्या होता था, ब्रिटिशर्स कहते थे कि भाई मैं आपको सपोर्ट दूंगा,
तो आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था कि हाँ ठीक है ब्रिटिशर से आप सपोर्ट ले रहे हो। तो उसमें क्या था कि अगर आपका किंगडम ब्रिटिशर से लिंक्ड है और उस किंगडम के राजा अगर खत्म हो जाते हैं या मर जाते हैं, किसी कारण से खत्म हो जाते हैं और उनका कोई नेचुरल हायर नहीं है, मतलब उनका कोई बच्चा नहीं है, इस कारण से वहां की जो पूरी किंगडम है, पूरी टेरिटरी है, वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाएगी। मतलब वहां पे जो गवर्नमेंट थी वो पूरी कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटिशर्स। पूरी ऑटोनॉमी किसके पास आ जाएगी? ब्रिटिशर्स के पास में। एक तरह से आप कह सकते हो जो पहले एक राजा अपना पूरा किंगडम इंडिपेंडेंटली रूल कर रहा था, अब वो पूरा किंगडम ग्रेजुअली और सडनली राजा के खत्म होने के बाद पूरा किंगडम किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास में। अब एक पल को आप उस किंगडम में राजा के रूप में देखिए, राजा के परिवार के रूप में बन के देखिए और उस टाइम प्रजा के रूप में देखिए। एक पल को झटके से ऐसा हो जाए कि आपके राजा खत्म हुए, तो आप तो पहले अपने मन को शांत करोगे कि हमारे राजा खत्म हो गए, अरे भाई बहुत बड़ा दुख का माहौल है, बहुत ज्यादा दुख का माहौल है, अब क्या करना, अब कौन आएगा सिंहासन पे, कौन आएगा सिंहासन पे, कौन हमें रूल करेगा। और सडनली पता चलता है अब आप जो राजा थे, जो आपसे जुड़े हुए थे, राजा का परिवार जो आपसे जुड़ा हुआ था, उस परिवार की बात एक भी नहीं सुनी जाएगी, फिरंगी आके अब आपके ऊपर राज करेंगे। आपको गुस्सा आएगा ना, आपको लगेगा कि फिरंगी क्या जानते हैं मेरे बारे में, ये फिरंगी ने कभी मेरा मन के बारे में सोचा है? पता चलेगा नहीं। ऐसे करके ब्रिटिशर्स ने जो एकदम से, जो आज आप वर्ड यूज करते हैं ना, कूप हो जाना, एकदम से तख्ता पलट हो जाना, सेम चीज होती थी। मतलब पूरे में टर्मोइल हो जाता था, लोग घबरा जाते थे, चिंतित हो जाते थे कि भाई अब हमारे बारे में कौन सोचेगा, अब हमारे भले के बारे में कौन सोचेगा, अब हमें लगान, अब हमारा रेवेन्यू, हमें खाने पीने से लेके हमें सुरक्षा कौन देगा? क्या आंसर था? ब्रिटिशर्स। क्या ब्रिटिशर्स इतने अच्छे थे भारतीयों के लिए? वो सबको पता था कि नहीं थे, क्योंकि ये हमारे जैसे गोरे नहीं थे, ये गोरे थे और हम लोगों को एक डिस्क्रिमिनेशन के रूप में देखते थे। तो यहां से एक डॉक्टर ऑफ लैप्स के तहत कई राजाओं ने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी टेरिटरी को खोया। और इसमें बहुत बड़ा एग्जांपल झांसी का भी आता है, जहां पे रानी से कहा गया था कि अब आपका देखिए नेचुरल बच्चा तो है नहीं, आपका जब बच्चा नहीं है तो हम किसी भी एडॉप्टेड चाइल्ड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ से जो झांसी की रानी की कहानी आती है कि झांसी में जो राजा खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद में झांसी की रानी से कहा जाता है आज से आपका पूरी टेरिटरी, झांसी ओरछा वाला जो पूरा रीजन था, अब से ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। यहाँ पूरी ऑटोनॉमी ब्रिटिशर्स की चलेगी, पूरा रेवेन्यू से लेकर हर चीज ब्रिटिशर्स देखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे फाइट करनी है, किसको लिंक करना है, सब ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। तो झांसी के राजा की जो फैमिली थी वो एकदम शांत हो गई, उनको झटका लग गया, अरे यार अब क्या करें, ब्रिटिशर्स ने पूरा कंट्रोल ही कर लिया। यहाँ से उनके मन में भी गुस्सा आया, साथ साथ में जो लोग उनके सोसाइटी में रह रहे थे, जहाँ पे पसंद करते राजा को, उनको भी गुस्सा आया कि ये क्या हो रहा है, हमारे साथ भी गलत हो रहा है, हमारे राजा के साथ भी गलत, हमारे लीडर के साथ भी गलत हो रहा है। तो अब एक भावना समझ पा रहे हैं कैसे लोगों के मन में एक लीडर की भावना कनेक्ट करती है, एक थॉट कनेक्ट करता है, एक इमोशन होता है लीडर और एक प्रजा का, वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा था। इस कारण से जब झांसी की रानी कहती है कि मुझे इनके विरोध में खड़े होना है, मुझे लड़ाई लड़नी है, और इस लड़ाई में एक बार जब वो गांव जाती हैं, लोगों से कहती हैं कि आप क्या मेरी लड़ाई में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है, लोग कहेंगे बिल्कुल मैं तैयार हूं, अपने जीवन दान देने तैयार हूं। क्यों दान देने तैयार होता है इंसान? क्योंकि वो अपने राजा से भावनात्मक संबंध जोड़ता है। अब आपको एक चीज का फीलिंग आ रही होगी कैसे एक व्यक्ति अपने राजा से जब एक थॉट प्रोसेस से जुड़ता है, अपनेपन से जुड़ता है, वो जो भावना होती है ना, वही यहाँ के लोग भावना फील कर रहे थे। एक पल को एज्यूम करके चलिए आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, उस दोस्त की एक और आपकी भावना होगी, एक संबंध होगा, एक विचार का संबंध होगा, आपका एक टीचर और एक आपका बहुत अच्छा संबंध होगा, जहां पे अपने आइडियाज शेयर करते हो, एक थॉट शेयर करते होगे। वही थॉट उस फील को समझ के देखिए जो अपने राजा के साथ होता होगा, तो कैसे नहीं राजा के लिए लोग खड़े हो जाएंगे। तो यही सिनेरियो बनता है कि झांसी में भी रिवॉल्ट होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी 19th सेंचुरी के मिड में, मतलब 1850s के टाइम पे कहती है, लॉर्ड डेलहाउसी जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था, उसके तहत कहा जाता है इट अलाउड द ब्रिटिशर्स टू टेक ओवर द इंडियन स्टेट, अ रूलर हैड नो सन। अगर किसी राजा का बेटा नहीं है, इस पॉलिसी के अगेंस्ट वो पूरा किंगडम राजा का ब्रिटिशर्स के पास में आ जाएगा और ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन बढ़ जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास में एक नया एरिया आ जाएगा जहां पे वो अपना अधिकार बना सकते हैं। ऐसे कर करके भारत को पूरा कवर करने की प्लानिंग चल रही थी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे झांसी और सतारा नाम के स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल किया। हम एक और पॉलिसी जानेंगे जहां पे हमें पता चलेगा कि सब्सिडी अलायंस के बारे में। सब्सिडी अलायंस क्या पॉलिसी थी? यहां पे ब्रिटिशर्स कहते थे कि देखिए भारत में भी कई राजा आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते रहते, उनके विचार नहीं मिलते थे, किसी को कुछ, हम पहले से देखते आ रहे कैसे एक दूसरे लड़ते रहते थे, ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़ाई चलती थी। इसका फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। फायदा कैसे उठाया? ब्रिटिशर्स कहते हैं कि भाई
आप आपस में भी लड़ रहे हो, आपके अंदर भी रिवॉल्ट चल रहे हैं। मतलब कैसे अंदर, कैसे पूरी मेडिवल इंडिया में देखोगे आप, कोई सेनापति ने राजा को टॉपल अप कर दिया और खुद सिंहासन में बैठ गया। मतलब इंटरनल रिवॉल्ट चल रहे हैं, भाई भाई में रिवॉल्ट चल रहे हैं कि भाई मुझे राजा क्यों नहीं बनाया गया, मैं इसको पावर क्यों दी गई। सेम चीजें इंटरनल चल रही है और बाहर से भी कई कई राजा आके आपके ऊपर आक्रमण करके आपकी किंगडम को एनेक्स कर रहे हैं, आपके किंगडम पे अपना ऑटोनॉमी जमाने के लिए बैठे रहते थे। इस चीज का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई मैं आपके पास आता हूं, राजा के पास गए ब्रिटिशर्स, और उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा, अगर आपके अंदर ही अंदर आपके पास में कोई आपको रिवोल्ट करने खड़ा होता है, आपकी फैमिली या फिर ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो कहता है कि भाई मैं राजा को मार दूंगा या मैं लड़ाई करने के लिए विद्रोह करता है, तो मैं उसको दबाऊंगा। इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब क्या कि दूसरा किंगडम का राजा अगर आपके ऊपर आक्रमण करता है तो मैं उसको भी रोकूंगा, मैं आपको फुल ऑन प्रोटेक्शन दूंगा, मैं आपको 360 डिग्री प्रोटेक्शन दूंगा। तो राजा ने कहा अरे भाई आप इतने अच्छे इंसान हो, आप इतना ज्यादा प्रोटेक्शन दोगे। और हर राजा को पता था कि भारत में इनका विस्तार बढ़ रहा है, तो राजा भी क्या कहने लगते थे, देखो पहला फायदा तो यह है कि ब्रिटिशर्स से छूट मिल जाएगी, अगर हम के घर में ब्रिटिशर्स बैठा रहेगा देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के और सैनिक आके हमें आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, ये तो हमारे फायदे की बात कर रहे हैं। फायदे की क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम आपको बाहरी लोगों से प्रोटेक्शन देंगे। तो राजा को लगा चलो ठीक है। अब थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद वो बोलता है ब्रिटिशर सर पर कुछ टर्म्स है, टर्म्स कंडीशन है। राजा पहले सुन के शांत, भैया क्या टर्म्स कंडीशन है। उसने कहा कि आपको एक पॉलिसी पे साइन करना पड़ेगा। उसने क्या पॉलिसी, सब्सिडी अलायंस। इस पॉलिसी के तहत राजा से कहा गया भैया हम तो आपको फुल प्रोटेक्शन एंटीवायरस वाला सॉफ्टवेयर देंगे, पर एक शर्त है। क्या शर्त थी, वो शर्त थी कि आपको जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के गोरे सोल्जर्स थे, फिरंगी सोल्जर्स थे, उनको अपनी आर्मी में इंक्लूड करना पड़ेगा, उनका रहना करना, उनका पेमेंट आपको पूरा देना पड़ेगा। यहां से उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम पेमेंट कर देंगे, हम उनको सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि ठीक है ब्रिटिशर्स के सोल्जर कभी ना कभी हमारे लड़ेंगे। तो राजा ने कहा चलो ठीक है। दूसरा टर्म्स कंडीशन दिया कि आज से कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि आपको किससे लड़ना है, किसके टेरिटरी पे आपको आक्रमण करना है, किससे डिफेंड करना है और किसके साथ में आपको ट्रीटी साइन करनी है, ये सब चीजें आप ब्रिटिशर से पूछ के करोगे। राजा पहले सोचने लगा अरे यार ये तो दिक्कत की बात हो गई यार। मतलब राजा को थोड़ा शौक लगा होगा कि अब मैं क्या करूं, और अगर मना करूंगा तो कल के दिन ब्रिटिशर्स ही आके मेरे ऊपर खड़े हो जाएंगे, मुझे मार के यहाँ पे पूरा सिंहासन ही ले लेंगे, पूरी टेरिटरी ले लेंगे। सच्चा है कि चलो ठीक है छोटा सा इनको हिस्सा कंट्रीब्यूशन दे देंगे पॉलिटिकली, कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत मैं आपसे पूछ लूंगा और यहाँ से चीजें आगे बढ़ जाएंगी। ऐसे करके सब्सिडी अलायंस के तहत हर कोर्ट में एक ब्रिटिशर्स को बैठा दिया गया, एक ब्रिटिश बंदा बैठा है, एक ब्रिटिश ऑफिसर बैठा है। अब वो राजा को हर जगह जाके बीच बीच में पिन कर रहा है, सर ये पॉलिसी तो आप सही नहीं लग रही। मतलब क्या, अब राजा को हर डिसीजन एक ब्रिटिशर से पूछ के करना पड़ रहा है। अब आप सोचिए राजा के कठपुतली नहीं बन गया ब्रिटिशर की। एग्जैक्टली राजा के साथ क्या होता है कि राजा अब हर चीजें पूछने लगा किससे, ब्रिटिशर से। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या ऐसा नहीं कर सकता हूं। ऐसे धीरे 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 करके ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा किंगडम में एक दम बांध ली और राजा की पावर को कम करता गया। ऐसे करके सडनली धीरे धीरे करके वो अपने पूरी कंट्रोल को एनेक्स करने की तरफ भी आगे बढ़ जाते। ये कहानी अवध की जोड़ी जाएगी, कैसे वहां के जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे कंट्रोल करते हैं, कहानी अवध में पढ़ेंगे। इसके पहले एक और कहानी जाने जो डॉक्टर ऑफ लैब से जुड़ी हुई थी, जहां पे नाना साहेब जो कि पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन थे। अब पेशवा बाजीराव जब खत्म हुए, नाना साहेब ने कहा कि जनाब फरंगी जनाब आप हमें हमारी पेंशन दे दो। पेंशन मतलब क्या, जो उनको अकोमोडेशन दिए जाते थे राजाओं को, तो उन्होंने कहा पेंशन दे दो। आपने हमें गद्दी से तो हटा दिया, ये कह के कि हम किसी भी नेचुरल हायर को ही प्रमोट करेंगे, अगर वो राजा का बेटा नहीं है तो हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे कि आप तो तुम राजा बन जाओ। आपने किंगडम तो ले लिया बट कम से कम पेंशन तो आप मुझे दो। तो ब्रिटिशर्स ने कहा था कि भैया हम पेंशन भी नहीं देंगे। इस कारण से हमारे कानपुर में भी एक आग की चिंगारी फैल जाती है, कानपुर के लोगों को भी गुस्सा आ जाता है, हमें राजा के साथ गलत हो रहा है, हमें राजा के साथ गलत हो रहा है और ये फिरंगी बेकार है। इसके बाद देखते हैं कि बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली में बैठे थे, मुगल लेटर मुगल्स के बहुत बड़े राजा थे, जब ये खत्म होते हैं तो इनकी फैमिली को, जो लेटर मुगल्स के जो छोटे छोटे राजा थे, उनकी फैमिली को रेड फोर्ट से हटा दिया जाता है। इस टाइम पे मैं आपको इमेजिन करवाने की कोशिश करता हूँ, ये समय चल रहा था जब रोजा चल रहे थे। जब रोजा के टाइम पे एक भावनात्मक संबंध जुड़ा रहता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक रिलीजन कॉन्सेप्ट से भी जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, जैसे एक एग्जांपल लेके चलो, अगर आप एक कोई धर्म को मानते होगे और वहां पे उसी मंदिर में एक और व्यक्ति आता होगा, उससे आप रोज भगवान की बातें करते होगे, तो आपका एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है कि वी हैव सेम अप्रोच ऑफ थिंकिंग। हमारे जो विचार है एक फिलोसफिकल चीजों को देखने के सेम है।
सेम कनेक्शन बहादुर शाह जफर और मुस्लिम कम्युनिटीज का भी चल रहा था। जब दिल्ली में राजा की, बहादुर शाह जफर की फैमिली को, वहां से किंग की फैमिली को वहां से हटाया जाता है, कहा जाता है कि भैया अब आप यहाँ से जाइए, यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहेंगे रेड फोर्ट में। तो यहाँ से उनके मन में एक बहुत बड़ा अंदर धक्का लग जाता है, जितनी मुस्लिम कम्युनिटीज रहती है और जो आसपास में दिल्ली में लोगों में रहते थे, एक बहुत बड़ा धक्का लगता है कि ऐसा कैसे आपने हमें राजा को उनके घर से निकाल दिया। कितनी बड़ी दुख की बात थी लोगों के मन में कि आप हमारे राजा के साथ में गलत कर रहे हो। ब्रिटिशर्स के साथ कनेक्शन का पॉइंट था क्या इंसान का? इमोशनली नहीं था, बट अपने राजा के साथ था, क्योंकि वो उनके खुद के थे, उन्हें बचपन से देखते आ रहे थे। कई लोग तो राजा को देखे होंगे बचपन से, तो उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं कि यार मैं तो देखा हूँ, उनकी पूरी पुश्तों के बारे में जानता हूँ, मेरी पुश्तें भी इनके राजाओं की पुश्तों के बारे में जानती है, बहुत अच्छे राजा हैं। यहाँ से दिल्ली में भी लोगों के मन में गुस्सा की भावना आ गई, एक ऐसा थॉट आ गया जहां पे लोगों को लग रहा था कि यार सहन नहीं हो रहा है मुझसे, मैं अब नहीं सहन कर पा रहा हूँ, कितना गलत कर सकते हैं फिरंगी, कितने गंदे हैं फिरंगी। यहां से एक पॉइंट चलता है। तो द मुगल किंग नेम्ड रिमूव फ्रॉम द कॉइन ऑफ द ब्रिटिशर्स बाय द ब्रिटिशर्स, जो सिक्के चल रहे थे उस टाइम पे, उसमें से मुगल्स के जो राजा की फोटो पोर्ट्रेट नाम बने होते थे वो तक हटा दिया गया। अब लोगों को इतना बुरा लग रहा था और एक मनी लग रहा था कि यार हमारे राजा को वीक किया जा रहा है, यहाँ पे हमारे राजाओं से कहा जा रहा है कि आप यहां से हटिए, आपको दूर किया जा रहा है। यहां से पता चलता है कि लोगों के मन में बहुत ज्यादा एक दुख की भावना आ गई, और ये दुख की भावना के साथ में एक भावना, समझ रहे हैं, एक क्रांति की भावना डेवलप हो रही थी। एक ऐसा इमोशन डेवलप हो रहा था जो कि मन में कह रहा था कि आई वॉन्टेड टू फाइट फॉर माई किंग, मैं अपने राजा के लिए अपना जीवन त्याग करना चाहता हूं। यहां से कहानी आगे बढ़ती है और जो उनकी फैमिली थी उनको शिफ्ट कर दिया जाता है रेड फोर्ट से। तो लोगों को इतना बुरा लगता है, इतना ज्यादा बुरा लगता है कि हमें राजा के साथ गलत हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं क्या पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है? एक पॉलिटिकल कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करिए जहां पे आप समाज के लोगों से और अपने राजा का कनेक्शन समझ पाएंगे। कैसे एक राजा को हटाने से पूरे समाज में एक टर्मोइल, एक भावनात्मक इमोशन चेंज हो जाते हैं, ये हमें समझ में आ रहा है जब बहादुर शाह की कहानी समझते हैं। आगे देखते हैं। इसके अलावा अनइक्वल ट्रीटमेंट टू द इंडियन सोल्जर्स। अब देखिए, जैसे राजा ने कई टीटी साइन करी, किंग्स ने कई टीटी साइंस करी, उसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सोल्जर्स को भारत के सोल्जर्स के साथ में रखा जाएगा, उनके पूरी सैलरी राजा देगा। राजा ने कहा ठीक है, बट अब आप एक पल को सोल्जर्स के नजरिए में देखिए। एक तरफ बैठा है फिरंगी गोरा सोल्जर और एक तरफ बैठा है आप लोकल हो, और आप देखोगे फिरंगी कैसे आपके ऊपर अपनी ऑटोनॉमी, अपना जज्बा दिखा रहा है कि देखो मेरे ब्रिटिश इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, देखो मैं गोरा हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं। मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताना चाहता हूं। वेस्टर्न कल्चर में एक पोएम चलती है, द वाइट मैन बर्डन। वाइट मैन बर्डन में एक आपको आइडियोलॉजी समझ में आएगी, क्या ब्रिटिशर्स की आइडियोलॉजी चलती है। चलो मैं आपको समझाता हूँ, छोटी सी पोएम है। इस पोएम में कहा गया था, ब्रिटिशर्स द्वारा कहा गया था कि भगवान ने उन्हें धरती पे भेजा है और उनको काम दिया है कि जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं, जो डार्क स्किन्ड लोग हैं, उनको सिविलाइज करना। वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। आपको याद होगा हिटलर की कहानी। हिटलर क्या कहता था? सुपीरियर रेस हूं मैं, व्हाइट कल्चर इज सुपीरियर, और जो लो कल्चर वाले लेस सिविलाइज, उनके अंदर अकल नहीं होती। सेम चीज की भावना लेके जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आते हैं और हमारे सोल्जर्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैसे फॉर्म में, समझ के देखते हैं। आप एक ही साथ बैठे हो तो आपको ही लग रहा है कि भाई ये बंदे को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इसको पनीर की सब्जी मिल रही है तो मुझे दाल मिल रही है। ये आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको लगेगा हम सेम काम कर रहे हैं बट उसको ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, मुझे कम पेमेंट मिल रहा है। ऐसा क्यों? उनके मन में एक भावना आती थी। और दूसरी भावना कि ब्रिटिश फिरंगी सोल्जर्स उनको दबाते भी थे। कैसे दबाते थे? यू ब्लैक पीपल। आपने कई मूवीज देखी होंगी, मंगल पांडे की मूवी में आपको नोटिस हुआ होगा, कई जगह डॉग को कंपेयर किया जाता था ब्लैक मैन से। मतलब अगर कोई इंडियन है उसको एज कंपेयर टू डॉग के रूप में देखा जाता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अब आप भावनाएं समझो, किस प्रकार से लोगों के अंदर अपनी एक थॉट डाल के रखे थे, जहां से लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से ट्रीट करने की। वही फॉर्म यहां चल रहा था। आप देखेंगे भारत में कैसे सेनाओं को कम पेमेंट मिल रहा था और जो ब्रिटिश की सेना थी, गोरे फिरंगियों को ज्यादा पेमेंट मिल रहा था। सेम आज आप देखो, अगर आपके ऑफिस में एक व्यक्ति को ज्यादा पेमेंट मिल रहा है वही काम करने का और एक व्यक्ति कम पेमेंट मिल रहा है वही काम करने का, वो कोर्ट केस कर देता है। वो क्या करता है, इक्वालिटी कहां गई भाई, कहां गया बराबरी,
कहाँ पे आप एक काम को सेम आपने काम करवाया, मुझसे सेम काम करवा रहे हैं उससे, बट आपने अलग अलग पेमेंट क्यों दिया, अलग अलग प्रिविलेजेस क्यों मिल रहे हैं एक दूसरे को, ये वाली कहानी जानेंगे। लिमिटेड प्रमोशन मतलब क्या कि अगर आप गोरे नहीं हो, अगर आपकी स्किन गोरी नहीं है, आप ब्रिटिशर नहीं हो, तो आपको इस रैंक की ऊपर रैंक नहीं दी जाएगी। आपके पास में फिक्स रैंक्स हैं और आपको प्रमोशंस नहीं मिलेंगे। आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट आप एक पॉइंट पे अगर रुक गए कि भैया इसके ऊपर आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, इसके ऊपर केवल प्रमोशन मिलेगा ब्रिटिशर्स को, आपको बुरा लगेगा ना, आपको लगेगा ना क्या मैं इस चीज के लायक था बट मेरी इस एनर्जी को समझा नहीं गया, आपको बुरा लगेगा। मतलब क्या, आपको इज्जत नहीं दी जा रही थी भाई, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हो, आप ब्लैक पीपल में आ रहे हो, तो यहाँ पे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। अब आप एक भावना समझ पा रहे हो, एक क्रांति की भावना जो लोगों के मन में आया, जिस कारण से रिवॉल्ट हुआ, उस भावना के पीछे एक दिन का इवेंट नहीं था। अगर आप कहते हो मंगल पांडे ने बंदूक का यूज किया और वो कारतूस की गोली का रीजन था, नहीं भाई, कारतूस की गोली से बड़ा एक भावनात्मक संबंध था। इस भावनात्मक रीजन को अगर आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो एक छोटी सी बंदूक एक रीजन बन जाती है भावना को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाने के लिए। आप पूरे रिवॉल्ट में देखोगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन, बट मेन रीजन कहां था? माइंड में, इमोशनल रीजन। एक जो इमोशन कनेक्टिविटी थी चीजों से, वही हर चीजों को गेम खेल रही थी। आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद सोशल रिलीजियस कॉजेस, यहां पे आपको सबसे ज्यादा चीजें कनेक्ट होंगी इमोशनली। कैसे देखते हैं। ब्रिटिशर्स ने अपनी वेस्टर्न एजुकेशन को अपने भारत में इंप्लांट करने की शुरुआत कर दी। कैसे वेस्टर्न एजुकेशन? आपको इंटरेस्टिंग पता चलेगा, धीरे धीरे करके कॉलेजेस खुल रहे थे, स्कूल्स खुल रहे थे। स्कूल्स में इंग्लिश का कंटेंट को ज्यादा प्रमोशन दिया जा रहा था, वेस्टर्न कल्चर लाया जा रहा था, वेस्टर्न फिलॉसफीज, वेस्टर्न डिबेट्स पे चर्चा करी जा रही थी। अपने कल्चर को सुपीरियर बताने के लिए वो एजुकेशन में अपना इंटरफेरेंस कर रहे थे। अब एक चीज समझ के देखिए, हर सबसे बड़ी चीज होती शिक्षा। कैसे शिक्षा? एक बच्चे को जो सिखाया जाता है वही वो अपने नेचर में डालता है। मैंने छोटे बच्चे को सिखा दिया ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो उसके मन में ए फॉर एप्पल की इमेज बन जाएगी। उसको मैंने कई भावनाएं बता दी कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो उसके मन में एक थॉट बन जाएगा कि यही चीज सही है, यही बनेगा। ब्रिटिशर्स ने यही गेम खेला। उन्होंने अपने वेस्टर्न कल्चर को इंडियन कल्चर में इंपोज करना शुरू किया, इंडियन एजुकेशन में डालना शुरू किया। तो जो नया नया यूथ आ रहा था और जो कि वेस्टर्न कॉलेजेस से, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, बंगाल की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था, उसके मन में एक वेस्टर्न थॉट चल रहा था, एक ऐसी आइडियोलॉजी चल रही थी जो कि वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रही थी, जिस कारण से वो अपने जो नेटिव कल्चर है, अपना जहां पे रहने वाले कल्चर है, वहां से वो हटते जा रहे थे। अब ये ब्रिटिशर्स की आइडियोलॉजी थी कि हम उनको एजुकेशन वाइज उनके थॉट प्रोसेस को कन्वर्ट करेंगे, बट यहाँ पे भी इम्पोज होते हैं, यहाँ पे भी उनके साथ में कई प्रकार की चीज़ों के साथ रिवोल्ट होता है। कैसे रिवोल्ट होता है समझते हैं। जो ये स्टूडेंट यूनियन थी वो भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही थी। कैसे? उनको पता चल रहा था कि ब्रिटिशर्स उनको बहुत नीचे रख के बात कर रहे हैं, उनकी बहुत बेइज्जती करी जा रही है। भगत सिंह की कहानी आप पढ़े होंगे, भगत सिंह के बारे में यही कहानी चलती है कि उनको कॉलेज में रिवोल्ट करना शुरू हो जाता है, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो एक पॉइंट क्या चलता है कि जो भारत के कल्चर में अभी तक भारत की संस्कृति को लोग पढ़ाते थे, कैसे मंत्र, पूजा पाठ, रिलीजन को लेके एक्सपेक्ट चलता था शिक्षा के रूप में, यहाँ पे एक वेस्टर्न कल्चर आके उनके पूरे थॉट प्रोसेस को कन्वर्ट करने में लगी हुई थी। ये देख के जो बच्चों के पेरेंट्स थे उनको बुरा लगता था, साथ साथ में जो लोग थे उनको भी बुरा लगता था कि क्या हम इस संस्कृति को बदल रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ब्रिटिशर्स ने कई अपने लॉज लेके आए, कई ऐसे ट्रेडिशंस को चेंज करने के लॉ लेके आए। फॉर एग्जाम्पल द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर क्या था कि ब्रिटिशर्स कहते थे द हिंदू हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट एंसेस्टर प्रॉपर्टी। किसी व्यक्ति को अपने एंसेस्टर प्रॉपर्टी को अगर चाहिए है तो उसको क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्जन बहुत ज्यादा चल रहा था। क्या हो रहा था क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्जन? ये चाहते थे कि जो भारत के लोग हैं ये अपनी संस्कृति को छोड़ दें, वहां से हट जाए और एक वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि वो भारत के ऐसे नजरिए से देखते थे जहां पे भारत को चाह रहे थे कि मैं इनको सिविलाइज कर रहा हूं अपने अकॉर्डिंग। वो चाह रहे थे कि मैं इसको यूरोप के अकॉर्डिंग यहाँ पे टिल्ट करूं और इनके ऊपर राज कर पाऊं। राज करने के लिए उनको सबसे पहले इमोशन के साथ गेम खेलना पड़ रहा था। और कैसे इमोशन के साथ गेम खेलते, यही पॉलिसी लाके उन्होंने एजुकेशन में डाला वेस्टर्न कल्चर। सेम चीज है, उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी का इतना ज्यादा प्रभाव फैलाने लगे कि जीसस क्राइस्ट ऐसा कहते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है, तब आपको अल्टीमेट ट्रुथ मिलेगा। एक बहुत रूप में बहुत बड़े विस्तार से एक आइडियोलॉजिकल स्प्रेड करने लगे, आइडियाज को कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगे। और जब एक व्यक्ति एक चीज को बहुत ज्यादा सुनता है और या सुनता है तो इन्फ्लुएंस हो जाता है, या फिर
फोर्सफुली कन्वर्ट होना पड़ता है। तो कई लोगों ने क्रिश्चियनिटी फोर्सफुली कन्वर्ट हुए और कई लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर भी कन्वर्ट हुए। तो यहाँ से पॉइंट पता चलता है कैसे क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड भी करते हैं, और क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करने से उनको एक कनेक्टिविटी की फॉर्म मिल जाती जो उनको अंदर नहीं आ पा रही थी। जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, कि आपके और मेरे एक इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि हम एक ही देश से बिलोंग कर रहे हैं, हम एक ही भाषा यूज कर रहे हैं, हम एक ही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एक ही ड्रेस कोड है पहने, तो कनेक्शन है इन सब चीजों से। वो कनेक्शन को डालने के लिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन डाला, साथ साथ में उस कनेक्शन को डेवलप करने के लिए आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क पे वर्क करना शुरू किया, जहाँ पे वेस्टर्न कल्चर के आइडियाज को डाल रहे थे, क्रिश्चियनिटी को डाल रहे थे। सेम टाइम पे हमारे भारत में कई कुरीतियां चल रही थी, जैसे सती प्रथा, वुमेन रीमैरिज। मतलब क्या कि सती प्रथा मतलब होता था कि जब किसी का हस्बैंड खत्म हो जाते हैं, मतलब जिनके हस्बैंड खत्म हो जाते हैं, तो जो उनकी वाइफ थी उनको भी लास्ट फ्यूनरल प्रैक्टिस में उनके साथ में अपना आहुति देनी पड़ती थी, मतलब अपने जीवन को त्याग करना पड़ता था। ये गलत प्रथा थी। अब ये चीज को ब्रिटिशर्स ने रोका। अब पर उन्होंने अच्छे के लिए रोका, ये चीज गलत नहीं थी कि रिफॉर्म अच्छा था, बट उनका पैटर्न एकदम से लोगों के अंदर शॉक क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके घर पे आया, आपकी डाइट स्टाइल अच्छी नहीं चल रही है, आप बहुत ओवर हेल्दी हैं, आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो मैंने आपसे कहा, मैं डाइटिशियन में आपके पास गया, मैंने कहा इसका खाना बंद कर दो, इसका दाल बंद कर दो, इसको सुबह में से केवल एक रोटी दो, शाम को एक रोटी दो। आपको मेरे ऊपर गुस्सा आएगी ना, आपको भाई तुम कौन होते हो मेरे ऊपर बोलने वाले। भले ही मैं आपके लिए अच्छा करना चाह रहा हूँ, भले ही वो चीज़ मुझे गलत लग रही है कि आपका अगर हेल्दी बॉडी होगा आप ठीक रहोगे, बट उस चीज़ को मेरा बोलने का तरीका कितना गलत था। और आपको जैसे मैंने बोला, एक्ट किया, वही ब्रिटिशर्स के साथ हुआ। ब्रिटिशर्स ने एकदम से सती प्रथा, एकदम से वुमेन रीमैरिज एक्ट लेके आ गए, तो लोगों को लगने लगा कि भाई ब्रिटिशर्स एक तरफ तो क्रिश्चियनिटी डाल रहे हैं, एक तरफ हमारी रीतियों को बदल रहे हैं, हमारे पूजा पाठ के पैटर्न को बदल रहे हैं, जो चीजें हम जन्मों से मानते हैं उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो लोगों के अंदर अपने धर्म को लेकर भावना उत्पन्न हो गई, एक आग उत्पन्न हो गई, जहां पे लोग कहने लगे कि यार ये हमारे धर्म के साथ खेल रहे हैं, ये हमें भी फिरंगी बनाना चाह रहे हैं, ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना चाह रहे हैं, ये हमारा यूज करना चाह रहे हैं, ये हमारी भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। एक अंदर से फीलिंग आई, एक ऐसी भावना आई जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, भले ही वो अच्छा कर रहे हो पॉइंट पे, बट आपको एक डाइट के एग्जाम्पल से याद आ जाएगा कि सात्विक सर ने क्या बात बोली थी कि मुझे एकदम से बुरा लग गया। आपको बुरा लगा होगा जब मैंने कहा होगा एज अ डाइटिशियन कि आपका आज से खाना बंद कर दिया जाए, पर मैं तो आपके लिए अच्छा कर रहा था, बट मेरा बोलने का तरीका गलत था। तो वही चीज़ यहाँ होती है कि एकदम से जो लॉ लेके आ गए और उसमें उन्होंने उस चीज़ को इतना गलत बता दिया कि लोगों के अंदर एक भय, डर आ गया कि हमारे कल्चर के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ से भी लोगों के अंदर एक गुस्से की भावना, एक बहुत जोर से कहते हैं ना प्रतिशोध की, कि अरे अब तो अति हो गई भाई, अति हो गई, कुकर की सीटी खुल गई है, भाप पूरी भर गई है, वही कंडीशन बनने लगी थी। आगे देखते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर। कई प्रकार के इकोनॉमिकल फैक्टर चलते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर में सबसे पहले ध्यान देंगे किसानों के बारे में लेकर चलते हैं। देखिए क्या होता है, ब्रिटिशर्स हैवी टैक्सेस पे करने के लिए बोल रहे थे। कैसे हैवी टैक्सेस? अब टैक्सेस की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको सामान खरीदना है तो यू हैव टू पे टैक्स, आपको रेवेन्यू सिस्टम में आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लगान मूवी देखी है आपने? लगान में भी टैक्स का ही गेम पूरा चलता है, जहां पे हैवी टैक्स, भले ही आपके यहाँ खेती हो नहीं हो, पानी आए नहीं आए, फ्लड आए, कुछ भी हो भाई, भूकाल तक आ जाए, भूकंप आ जाए, फिर भी यू हैव टू पे टैक्स। ये लगान फिक्स है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। बल्कि इसके पहले जो राजा थे, राजा क्या होते थे, इमोशनली कनेक्ट होते थे लोगों से। वो क्या करते थे, चलो ठीक है इस बार अपन के पास में नहीं आ पाया, तो आप एक काम करो, जो आप हर साल हमें 10-10 बोरी गेहूं देते हो, इस बार आप 4 बोरी कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि अपने यहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है थोड़ा सा इस बार की सही नहीं हो पाया, अपन क्या मानसून नहीं आया, कुछ ना कुछ चीज चली, यहाँ पे टैक्सेस को दिक्कत होने लगी। दूसरा पोवर्टी। पोवर्टी के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ी डेप्थ की चीजें समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, भारत में कई प्रकार के देसी उद्योग चल रहे थे, जिसको अपन कहते हैं ना कि जैसे मिट्टी का कुछ सामान बनाना, गृह उद्योग में डलिया बनाना, कई प्रकार के उद्योग चल रहे थे। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ का भारत का लिए रॉ मटेरियल ब्रिटिश में गए, वहां पे चल रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहां पे इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी बन रही हैं, वहां पे उस चीज को मैन्युफैक्चर किया, वापस लेके आए, बिल्कुल फैब्रिक बहुत शाइन बना के, बढ़िया कपड़ा बना के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लिया कॉटन, भारत से लिया कॉटन, गए ब्रिटिश, वहां पे ब्रिटेन गए, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में उस चीज को बढ़ाया, बढ़िया फाइन क्लॉथ, बढ़िया अच्छा टैग लगा के वापस लेके आए भारत, भारत में उसको सस्ता करके बेचा। तो जो यहाँ के लोकल लोग थे, जो बहुत मेहनत कर करके कॉटन से अपने चरखे से चला चला के जो रेशा बनाते थे, वो ज्यादा महंगा पड़ेगा, या फिर जो ब्रिटिशर्स के मशीन से बन के थोक में सामान आ रहा है, स्टॉक में सामान आ रहा है। इस कारण से पॉवर्टी रेशियो भी समझ में आता है।
गरीबी के बहुत सारे फैक्टर्स चल रहे थे, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। हमारे भारत में कास्ट सिस्टम का इशू जो शुरू चलता आ रहा है, वो यहाँ पे एक और पॉइंट पे देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे कास्ट सिस्टम के साथ साथ में एक फिरंगी कॉन्सेप्ट भी दिखता है, जहाँ पे जो कई लोग रह रहे हैं उसमें से एक कैटेगरी ऐसी है जो बहुत इलाइट मान ली जा रही है, वो फिरंगीज। वाइट पीपल आर द मोस्ट इलाइट पीपल इफ यू आर लिविंग विद देम। तो उनके स्पेशल प्रिविलेज, उनको गाड़ी घोड़ा सब दिया जा रहा है, और लोकल लोगों को कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही। पॉवर्टी भी बहुत बड़ा रीजन था, गरीबी। सेम टाइम पे जो इंडियन का ट्रेडिशनल इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, उसको खत्म करने के लिए वो मजबूर करने लगे। कैसे खत्म होने लगा? धीरे धीरे करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो चल रहा था, वहां से चीजें प्रभावित होती हैं। किसानों को जबरदस्ती कैश क्रॉप उगाने के लिए मजबूर कर देने लगे। अब देखिए क्या कैश क्रॉप में से एक एग्जांपल चलता है इंडिगो। इंडिगो मतलब नील। नील का कैसा यूज होता है? नील एज अ कलर के फॉर्म में यूज होती थी। तो नील का कलर यूज करके ब्रिटिश अपने वहां पे इंग्लैंड में जाके कलर करने लगे क्लॉथ्स को। तो नील को और इंडिगो और कॉटन को फोर्सफुली करने लगे। ऐसे मान लीजिए मैं आपके घर आया, मैंने आपसे कहा आज से आपको पनीर ही बनानी है क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। आपको मैंने मजबूर कर दिया पनीर बनाने, तो आप क्या करोगे? जबरदस्ती पनीर बनाओगे। तो आपको बुरा लगेगा ना कि यार मुझे तो दाल खाने की इच्छा है, मुझे तो वीट खाने की इच्छा है। इस कारण से लोगों को कैश क्रॉप उगाने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब देखिए कैश क्रॉप के साथ दिक्कत क्या थी। कैश क्रॉप जब इंडिगो की फार्मिंग होती है, तो इंडिगो एक ऐसा जो जब उसकी फार्मिंग होती है एग्रीकल्चर के हिसाब से देखेंगे, जो पूरे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं पूरे एब्जॉर्व कर लेता है। तो एक बार की खेती लगभग 2 सीजन तक आपको सॉइल की फर्टिलिटी जो प्रोटेक्शन रेट है उस पर डिक्रीज कर देती थी। तो एक तरह से कह लो कि एक बार अगर आप इंडिगो उगाया तो आपकी खेत को थोड़ा और समय चाहिए हील होने के लिए, वापस न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करने के लिए टाइम चाहिए पड़ेगा। तो जो इंडिगो खेती जब बार बार करने लगे, तो धीरे धीरे करके पता चलता है जो किसान थे जो एक बार में दो क्रॉप रोटेशन कर सकते थे, दो बार प्रोडक्शन कर रहे थे, वहां पे भी लिमिटेशंस आने लगे। इस कारण से जो किसान के पास में जो फूड की अवेलेबिलिटी थी, जो राशन की अवेलेबिलिटी, वो भी कम होने लगती थी। इसके पहले देखिए जैसे गेहूं उगता है, किसान ने गेहूं या चावल उगाया, कुछ बोरी अपने पास रखी कि उसके खाने की भी चीज़ है, कुछ मार्केट में बेची। अब इंडिया को क्या अपने घर पे रख के उसको खाएगा? ये भी लॉस चल रहा था। सेम टाइम पे पीजेंट्स को गुस्सा आता था क्योंकि बहुत टैक्स बढ़ रहा था, खेती हो नहीं पा रही थी, कहीं पानी की दिक्कत होती। पहले राजा क्या करते? रिलैक्सेशन देते थे। अब यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ से उनके मन में एक ऐसी भावना आ रही थी, जैसे आपके अंदर भावना आ रही होगी जब मैंने आपसे कहा था कि आपको रोज पनीर की सब्जी बनानी क्योंकि मुझे पसंद है, बट आपको पसंद नहीं। यू हैव टू मेक दैट, यू हैव टू मेक दैट। फिर आप कहोगे भाई तुम कौन होते हो मेरे घर पे आके बोलने वाले कि पनीर की सब्जी बनाऊं? तुम कौन होते हो? यही भारत में कंडीशन चल रही थी कि जो किसान थे उनके मन में एक गुस्सा की भावना आ रही थी। इसके आगे देखते हैं मिलिट्री कॉजेस। अब आप एक पल को भारत में सेना में अंदर जाके देखेंगे तो क्या चल रहा है। सेना में 1857 में नई नई इन्वेंशंस हो रही थी। इंग्लैंड में नई नई बंदूक आ रही थी, नए नए टाइप्स के औजार आ रहे थे, एनिमेशंस नए नए आ रहे थे। एक बंदूक को इंट्रोड्यूस करता है 57 में, जिसको कहते थे न्यू एनफील्ड राइफल, जो 56 में इंट्रोड्यूस हुई। अब इस राइफल के साथ क्या थी कहानी? इस राइफल को एक कारतूस होता है। कारतूस मतलब जानते हैं कि उसको रिफिल करने के उसके अंदर बारूद भरा रहता था। उस बारूद को मुंह से खोलना पड़ता है, एक पेपर जैसा पैकेट से उसको रैप किया जाता था। कैसे? पेपर जैसा पैकेट रहता है, उसको रैप करके बारूद को, कि उसके अंदर मॉइस्चर ना आ जाए, बारूद खराब ना हो, ऐसा ना हो कि बंदूक के अंदर ही फट जाए बंदूक, या फिर बंदूक बाहर तक फुस हो जाए। इस कारण से उसको रैप करके दिया जाता था। और जो रैपिंग मटेरियल रहता था उसमें एक ह्यूमर फैल गई, एक अफवाह फैल गई कि भाई जो रैपिंग मटेरियल है ना, ये गाय और सूअर की चमड़ी से बना, वो फ्लैश फैट से बनाया गया। फैट मतलब क्या? जो कहते चर्बी से बनाया गया है। इस कारण से लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर बैठ गया। ये क्या होता है फैट, और ये कहानी क्या चलती है, मैं उसको आपको डिटेल में बताता हूँ। एक्चुअली क्या था, एक छोटी सी कहानी एनसीईआरटी में दी गई है। एक बार एक ब्रिटिश सोल्जर्स पानी पी रहा था, अपने वहां पे जनरल पानी पी रहा था, और एक लोअर कास्ट का व्यक्ति आया जो इसका चमड़े वाला जो काम होता है ना, वो वाला काम करता था, जो एनिमल वाला, उसको यहाँ से वहाँ हटाना, ये वाला बिल्कुल लोअर कास्ट वाला काम करता था वहाँ पे। तो उसको क्या करने लगे, उससे पानी मांगा। ब्रिटिशर ने कहा भाई मैं तो पानी नहीं दूंगा, तुम लो कास्ट के हो। उसने कहा, गुस्से में उसने कहा ठीक है नहीं दो पानी, और मुझे पता है कि जो फैक्ट्री में बंदूक बन रही है ना, उसमें भी गाय और उसकी चमड़ी का यूज किया जा रहा है, पिग की, उसके फैट का यूज किया जा रहा है। अब ये सुन के उसके दिमाग में आया, अरे अगर ये चीजें वहां यूज हो रही हैं फैक्ट्री में जहाँ पे कारतूस बन रहा है, मतलब वी आर यूजिंग दैट फैट ऑफ काऊ। और अब आप सोचिए, काऊ एज अ होली एनिमल है और पिग को मुस्लिम कम्युनिटीज अवॉइड करती है, मतलब उनके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों के एक सेंटीमेंट जुड़े रहते हैं कि हम उस चीज़ को नहीं करेंगे। तो उनके सेंटीमेंट्स को कितना हर्ट हुआ,
कि भैया हम उनका फैट, उनके मतलब जानवर की चर्बी यूज़ कर रहे हैं फॉर ओपनिंग दैट कारतूस। देखिए मैं आपको कारतूस की फोटो दिखाता हूँ, ये ऐसे करके खोलना पड़ता था, और खोल के देखिए सबके मुंह लटक गए ना, सब ने कहा कि गलत कर दिया इसने। आगे देखते हैं क्या था भाई। अब उस कारतूस को खोलने के बाद में आपको उसके बैरल में डालना पड़ता था पाउडर, फिर आपको गोली भर के अंदर करके शूट किया जाता था। अब इस प्रोसेस में जो आपको मुंह से खोलना पड़ रहा है ना, ये लोगों को नहीं भा रहा था। क्यों? आप अपनी गाय को जैसा होली एनिमल मान रहे हो और उसके फैट को आप मुंह से खोल रहे हो, जहां पे पूरे संस्कृति में लिखा गया है कि गाय को हमें मारना नहीं है, गाय हमारे लिए माता के रूप में मानी गई, वहां पे आप उसकी फ्लैश को ऐसे खोल रहे हो। तो लोगों के मन में एक बहुत बड़ी एक अंदर से एक फीलिंग आई कि यार ये मुझसे नहीं होगा यार, ये अति हो रहा है यार। यहां से उन्होंने रिवोल्ट शुरू करना किया। अब ब्रिटिशर्स बताते बताते थक गए, बताते बताते थक गए कि भैया ये एक तरह की अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ उपयोग नहीं हो रहा है। बट जब अफवाह फैलती है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। अफवाह कैसे फैलती है? जैसे आपने छोटे में देखा होगा, जब आपके स्कूल्स में फ्रेंड्स बनते हैं और किसी ने कह दिया ये तो इसकी बॉयफ्रेंड है, इसका गर्लफ्रेंड है, वो अफवाह पूरे स्कूल में एक आग की तरह फैल जाती है। वैसे यहाँ पे हो रहा था कि पूरे मिलिट्री से लेके हर जगह सोल्जर्स को पता चल गया था, ये लगने लगा था माइंड में कि अगर ये कारतूस हमने खोला तो हमारे मुंह में गाय का मांस जा रहा है, गाय का फ्लैश जा रहा है, गाय का फैट जा रहा है, तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि गाय को हम पूछते हैं। यहाँ से उन लोगों ने कहा कि भैया हम उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ से एक रिवोल्ट शुरू होता है जिसको अपन कहते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंस का इमीडिएट कॉज। यहाँ पे क्या होता है, मंगल पांडे। अब मैं आपको बैरकपुर लेके जाना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे इस चीज़ को शुरुआत होती है। ये देखिए कारतूस है, इसको ओपन करना पड़ता था और अंदर डालना का पड़ता था, ठीक है। अब बैरकपुर में क्या होता है, 56 में राइफल इंट्रोड्यूस करी आर्मी ने कि भैया देखिए नई नई राइफल आई है, इसको आपको ऐसा उपयोग करना है। लोगों के दिमाग में थॉट था कि भैया यहाँ पे तो कुछ ना कुछ गलत है यार, हम इसको मुंह से नहीं खोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीस कार्टेज थी, इसको यूज करने से लोगों ने मना कर दिया। अब ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया, यू हैव टू यूज दैट, यू हैव टू यूज दैट, तुम्हें यूज करना पड़ेगा अगर तुम्हें आर्मी में रहना है। कहा, लोगों ने क्या सोचा, पिग और बीफ के मीट से बनी है, ठीक है। अब लोगों ने कहा हम ये नहीं कर सकते भाई, हमें अंदर नहीं चल सकता ये, हमें मन में इतना कठोर मन नहीं है कि किसी के मुंह पे आके कह दे कि हम ये ऐसा यूज करेंगे। फिर क्या होता है, जिसके कारण कई उनके रिलीजियस सेंटीमेंट से वो हर्ट हुए। इन सेंटीमेंट्स हर्ट होने के कारण मंगल पांडे ने पहली बार उसको यूज किया, मूवी में दिखाया जा रहा है, यूज किया। और जब उसको पता चलता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो यहाँ पे इसका मंगल पांडे का रिवॉल्ट शुरू होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कैसे ब्रिटिशर्स का जो पहला रिवॉल्ट है वो शुरू होता है, और बैरकपुर में पहली बार लोगों ने क्रांति करना शुरू किया और फिर ब्रिटिशर्स से लड़ना शुरू कर दिए। कैसे? फरंगियों के पास इतना गुस्सा होने लगे कि कैसे तुम्हें हिम्मत हुई कि आप इस चीज़ का यूज़ करके हमें आर्मी में यूज़ करने दोगे। तो लोगों को जहां फरंगी मिलते थे वहां मारने लगे, फरंगियों के घरों में, बंगलों में जाके अटैक करने लगे, चाहे वो सोल्जर हो चाहे वो कॉमन मैन आदमी हो। हर कोई एक दूसरे के साथ जाके ब्रिटिशर्स के साथ में हमला करने लगा, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो हमें पॉइंट पता चलता है कैसे क्रांति चलती है और क्या क्या चीज़ चलती है। आपको एक भावनात्मक पॉइंट पता चला कैसे एक बंदूक की कारतूस ने लोगों के मन में को एक झंझोर दिया, एक थॉट में ये कह दिया कि अब भाई अब सहन नहीं हो सकता हमसे। और यही इमीडिएट रीजन बना था बैरकपुर की क्रांति, जहां से लोगों ने अपने इस मन को एग्जीक्यूशन के फॉर्म में, एक्शन के फॉर्म में दिखना शुरू किया। एग्जीक्यूशन मतलब क्या, जो अंदर की आग थी उसको, उस गुस्से को सामने लोगों के सामने लेके आए और अपने लिए लड़ना शुरू किया। यही पहली क्रांति थी जो इंडिपेंडेंस के लिए हमें एक चिंगारी के रूप में बन के आई। इस टाइम पे मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूं जो हमें 12th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है, कैसे चल रही थी चीजें। जब कभी इन सिपाहियों को पता चल करना पड़ता था कि हमें इकट्ठा होना है सुबह से, या फिर जब एक बड़ा सा अलार्म बजाते थे, घंटी बजाते थे, या फिर एक तरह से कहिए कि जो वो बजाने वाला रहता है उसको बजा के अनाउंसमेंट देते थे, आओ चलो रिवोल्ट करो। तो एक तरह से सेना को इकट्ठा करने के पास उनके पास सोर्सेस थे, और यहाँ से ब्रिटिश ऑफिसर के साथ रिवोल्ट करते हैं। और 29 मार्च को मंगल पांडे को सबके सामने फांसी दे दी जाती है। अब यहाँ से हमारा रिवोल्ट और बढ़ता है, क्योंकि अब पहली बार जब किसी को फांसी मिलती है, सिपाही को जिसने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा हुआ, तो ये जो आग थी हर किसी के मन में आ गई, मेरा दोस्त, मेरा सिपाही को अगर फांसी मिलती है तो हम भी आज खड़े हैं अपने देश की लड़ने के लिए। और यहाँ से हमारे आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू होती है। यहाँ से रिवॉल्ट शुरू होते हैं, और वो भावनात्मक संबंध जो आपने समझा अभी, एक देश के प्रति एक भावनात्मक संबंध समझा, वो यहाँ से शुरू होता है। जब पूरी क्रांति को आप समझेंगे तो आपको एक पॉइंट समझ में आएगा, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इन सब के पीछे एक इमोशनल फैक्टर था, एक भावनात्मक संबंध था, कि एक भावना थी
जो हमें रोक के रखी थी, और वो उस भावना को निकलने की आवश्यकता थी, और वो निकलने के लिए एक छोटी सी बंदूक भी बहुत जरूरी थी। एक छोटी सी बंदूक कैसे एक भावना को एक आग के रूप में बदल देती है पूरे देश में। एक क्रांति, एक आजादी की चाह, एक ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत कि आप हम आपको सहन नहीं करेंगे सर, मतलब नहीं करेंगे, पैदा हो जाती है। यही भावना को हम आगे जाके समझेंगे और हम जानेंगे इस रिवॉल्ट में आगे क्या होता है और इसको कैसे सप्रेस किया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज इस पैट्रियोटिक फीलिंग को जो आपने और मैंने महसूस किया है, इसको अपने जीवन में रखें कि हमें किसी से दबना नहीं है और हमें अपनी आज़ादी के लिए हमेशा खड़े होना है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम जानेंगे कैसे रिवॉल्ट फेल होता है, क्योंकि देखिए इसमें ब्रिटिशर्स की जीत हो गई, सप्रेस कर पाते हैं, वो हम दबा पाते हैं, बट दबा लेते हैं कैसे? बाहर से, मन से नहीं। इमोशंस नहीं दबा पाते हैं सर। ये इमोशंस तो चलते हैं 1947 तक, जब हम अपने देश के लिए पहली बार लड़के अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आगे बढ़े, अपने आप को आज़ाद किया। यहाँ से अपने फ्रीडम की स्ट्रगल को स्टार्ट करेंगे और इस भावनात्मक संबंध को जोड़ के रखेंगे। आशा है आप आगे की वीडियोस देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।